जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुमे वाले दिन भी ट्रेडिंग सेशन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, इसके साथ कुछ एक दो ख़बरें हैं जिस पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, जो आने वाले दिनों में हमारे कुछ सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ सकता है। उसमें रिफाइनरी सेक्टर है और इसके साथ साथ टेक्सटाइल है। इन दोनों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, उन खबरों का जायज़ा लेंगे और कुछ अपनी मर्ज़ी का मतलब जो है वो उसमें निकालने की कोशिश करेंगे। आज जो है, आज से मुराद जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 90 पॉइंट डाले हैं। अगर हम इसको चलें 100 पॉइंट भी कंसीडर कर लें तो मार्केट के अंदर किसी किस्म की कोई ख़ास एक्टिविटी जो है वो इस वक्त नहीं है और आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोई ख़ास एक्टिविटी जो है वो मैं जनरेट होती हुई नहीं देख रहा। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि ईद कुर्बा जो है ये बिल्कुल सर पे खड़ी है और आज जो है वो आखिरी इतवार, कुछ और तैयारियां होती हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि ये एक फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो इन दिनों के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर को थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो लोगों का कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आने वाले वीक के अंदर जो है, पूरे वीक के अंदर कुछ ख़ास एक्टिविटी जो है डाउनवर्ड या अपवर्ड जो है वो नहीं देख रहा। देखिए, एक्टिविटी उसी सूरत में जनरेट होती है जिस वक्त चीज़ें या तो ऊपर जाएं या नीचे जाएं, क्योंकि दोनों सूरतों में वॉल्यूम्स लगते हैं। तो जब इंटरेस्ट ना हो लोगों का तो ना तो मार्केट ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है। तो लिहाजा अगले वीक के लिए हमारी ये प्रेडिक्शन है कि मामलात जो हैं वो बस एट एन एवरेज जो है वो चलेंगे। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने सिर्फ 100 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। अगर हम ऑल शेयर की बात करें तो ऑल शेयर के अंदर जो है वो सिर्फ 26 पॉइंट्स का इजाफा है, ना होने के बराबर। अगर हम KMA 30 की बात करें तो इसमें 43-44 पॉइंट्स की जो है वो कमी है। तो मार्केट के अंदर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है। हमारी तरफ से भी बहरहाल कुछ ख़ास जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, कुछ ख़ास हमारी तरफ से भी बाय वगैरह की कॉल्स नहीं है। कुछ एक सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर बहरहाल हम अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं। उसके कुछ शेयर्स हैं जिनके हमने कुछ लेवल डिसाइड कर रखे हैं कि उन लेवल्स पर अगर वो शेयर दस्तयाब होंगे तो हमें वो ज़रूर खरीदने चाहिए। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। आगे चलते हैं और सर्किट ब्रेकर का जायज़ा लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में आज जो है 8 कंपनियां जो है वो अपर कैप हैं, लेकिन इसमें काबिल ज़िक्र जो है वो मुझे कोई ख़ास कंपनी नज़र नहीं आ रही। मिचेल्स फ्रूट फार्म अच्छे जो है वो वॉल्यूम के साथ चलें। इस वक्त तो हम इसको अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त वॉल्यूम ना होने के बराबर हो तो फिर चले, जो 25-26 हज़ार के साथ भी कंपनीज अपर कैप होती हैं हम उनको भी कह देते हैं कि जी बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम ड्राई हो चुका है तो फिर इसको भी गनीमत जानना पड़ेगा। उसके बाद बनीज हुआ अपर कैप सिर्फ 500 के वॉल्यूम के साथ, लिहाजा इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है कि जी बनीज अपर कैप हो गया। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेते हैं लोअर कैप का। लोअर कैप में कुछ नहीं है जी। देखिए, ये अरशद एनर्जी जो है ना, ये बड़े अरसे से घूमता हुआ शेयर है। ये एकदम से इसको 4-4, 5-5 कैप लग जाते हैं ऊपर के, और फिर बाज़ का 4-4, 5-5 जो है वो इसको डाउनवर्ड भी कैप लगते हैं। तो इसलिए इसे ज़रा परहेज़ी करें तो बेहतर है। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेते हैं हम ग्राफिकल व्यू का और फिर जो है वो न्यूज़ की बात। आज जो है वो पहले नंबर पर केमिकल सेक्टर है, दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी, फिर रिफाइनरीज, टेक्सटाइल कंपोजिट है, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, मिसलेनियस और टेक्सटाइल के 2 सेक्टर्स हैं आज, वीविंग और स्पिनिंग का। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, अब आप ये देखिए ना कि AGL जो है वो कितने का शेयर है, 5-6 रुपये का शेयर है और उसके अंदर 15 मिलियन का 17 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। तो ना होने के बराबर ही हुआ ना। एट एन एवरेज अगर आप देखें, यूनिटी है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, अब 3 रुपये का शेयर है और उसके अंदर वॉल्यूम लग रहा है 5 मिलियन का। उसके बाद SNGP है, चलें 30-32 रुपये का शेयर है, इसके अंदर भी 7 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क 6 रुपये का शेयर है, 7 मिलियन का वॉल्यूम है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। तो जब मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो और मार्केट जो है वो डाउनवर्ड का शिकार हो तो थोड़ा साइड पे रहना चाहिए और अच्छे शेयर्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही वो आपकी, देखिए शेयर्स जो है वो कभी भी आपको आके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे कि जी आइए और ये एक अच्छा मौका है कि आप मुझे खरीद लीजिए। रिस्क फैक्टर जो है वो हर जगह पर होता है।
अगर आप ये समझे कि जी मैंने बस 100% जो है वो मैंने ऐसी जगह पे शेयर खरीदना है कि बस वहाँ से मुझे जी ठक करके जो है वो प्रॉफिट होगा, तो फिर शायद वो जो है वो प्री प्लानिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। वो तो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आपके पास कोई इंटरनल न्यूज़ हो। अगर आपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुनियाद पर किसी शेयर का इंतखाब करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है उसको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि जब तक रिस्क फैक्टर नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को वैल्यूएट नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं खरीद सकते और आप शेयर नहीं बेच सकते। इन दोनों चीज़ों में रिस्क फैक्टर होता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल को, लेकिन कैंडल से पहले जो है वो हम थोड़ा सा दो न्यूज़ हैं जिनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। पहली न्यूज़ जो है उसका ताल्लुक जो है वो रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तीनों के साथ उसका ताल्लुक है। और वो जो है वो है हमारी ऑयल की जो कंजप्शन है, जिसमें डीजल और पेट्रोल, वैसे तो पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे हैं लेकिन हम फिलहाल जो है वो सिर्फ दो के बारे में वैल्यूएशन कर जो है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए न्यूज़ ये है कि डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल ड्रॉट 12% एंड 16% रिस्पेक्टिवली। अब देखिए कि पेट्रोल की जो डिमांड है वो 12% के करीब गिर गई है और डीजल की डिमांड जो है वो 16% गिर गई है। ये कोई कम डिमांड नहीं गिरी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ख़ास तौर पर हमारी जैसी इकोनॉमीज़ के अंदर कि जिनमें फ्यूल की कंजप्शन की इकोनॉमी की बढ़ोतरी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। वहाँ पर 15% जो है वो अगर ये ड्रॉप हो जाएंगी, एक तरफ तो ठीक है, खुशी की बात है जी कि हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा, लेकिन भाई इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा तो आप ये देखें ना कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी जो है वो चिंची चलाता है या वो टैक्सी चलाता है या उसकी बस है या उसका आप यूँ समझ लीजिए कि लोडर वैन है उसके पास या लोडर रिक्शा है, किसी भी चीज़ की आप एग्जांपल ले लीजिए। अब वो अगर 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो उससे वो कुछ नहीं तो कम से कम 500 रुपया, कम से कम आप समझ लीजिए कि वो 500 रुपया जनरेट करता है। अब अगर हम इस बात पर खुश हो रहे हैं कि जी हमारा वो 1 लीटर पेट्रोल बच गया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इकोनॉमी के अंदर जो 500 रुपए की जनरेशन एंटर होनी थी वो नहीं हुई, तो ये मुझे नहीं पता कि ये अहमकों की जन्नत में जो लोग रहते हैं वो पॉलिसीज किस तरह से बना रहे हैं। मेरी तो समझ से बालातर है, मैं भी कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक सीधी सी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि 100 रुपए का पेट्रोल जो है वो तो आपने बचा लिया, इंपोर्ट का बिल बचा लिया, लेकिन उस 100 के बदले में जो 500 रुपए की इकोनॉमी जनरेट होती है वो कहाँ जाएगी? उसकी जनरेशन रुक जाएगी। फिर वो जो 500 रुपया कमाएगा उस 500 को वो आगे खर्च करेगा, तो जहां वो खर्च करेगा वहां से भी जनरेशन होगी। तो ये एक दूसरे के साथ चीजें जो हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं। तो लिहाजा सिर्फ इंपोर्ट बिल बचाने के चक्कर में जो है वो इकोनॉमी का डिजास्टर जो है वो हो जाएगा। पर ठीक है, जो लोग बैठे हैं अपनी मर्जी से वो कुछ भी फैसले करें। तो बात करने का मकसद ये है, ये तो हो गया इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी बात ये है कि 12-15% जब ये सेल्स गिरी हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको होगा? ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को इम्पैक्ट होगा इसका, क्योंकि जब वो कम बेचेंगी तो उनको जो वहां से प्रॉफिट मिलता है वो कम होगा। लिहाजा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है फिलहाल। अगर मजीद कंजप्शन कम होती है, जो कि होती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसी सूरत में उन पे प्रॉफिट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात हम चले जाते हैं रिफाइनरीज की तरफ। अगर इंपोर्ट कम होगी, कंजप्शन कम होगी, तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट भी कम होगी। तो इंपोर्ट के कम होने के चक्कर में जो रिफाइनरीज हैं उनकी उनमें उनसे जो हम पेट्रोल और डीजल रिफाइन करवा रहे हैं उसकी डिमांड में भी कमी वाक़या होगी, लिहाजा रिफाइनरीज भी गई। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से। शायद इनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये जितना पेट्रोल या जितना ऑयल ये ज़मीन से निकालते हैं वो सारा का सारा बिक जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो डिमांड है वो हमें इंपोर्ट से पूरा करना पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकली प्रोडक्शन है हमारी वो 100% यूटिलाइजेशन की तरफ है, वो सारा का सारा बिक जाता है। लिहाजा उनके ऊपर शायद कोई इतना फर्क ना पड़े। लेकिन चूंकि ये तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं ये इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ,
एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरीज और सेल्स। लिहाजा जब हम इन तीनों का ट्राइएंगल देखेंगे तो ना चाहते हुए भी तीनों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आप इन तीनों सेक्टर्स में को बाइंग करना चाहते हैं या आपके पास शेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप अपना फैसला खुद फरमाइए आने वाले दिनों के हवाले से। एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर जो है वो है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से। यूरोपीय यूनियन ने हमें जो है वो एक जीएसपी प्लस स्टेटस का दर्जा दे रखा है और उसमें जो है वो 0% इंपोर्ट ड्यूटीज और जो भी उनके टैक्सेस वगैरह हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें यूरोपीय यूनियन जो है वो सर फहरिस्त है। अब वो साहब जो है वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं और हमारे घरों की तलाशी ले रहे हैं कि आपके घर में कोई कुछ है तो नहीं, क्योंकि अगर हमारे घरों से अगर कुछ बरामद हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो उन्होंने हमारे नज़र करम की हुई है वो वापस हो जाएगी। तो तलाशी लेते लेते उनको एक बात जो है वो फिर समझ में आई और उन्होंने कहा जी कि आपके यहाँ चूँकि डेथ पेनल्टी जो है वो अभी तक मौजूद है तो आप इसको ख़त्म कीजिए। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की एक गवर्नमेंट के अंदर, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद उसकी डेट्स वगैरह, तो उसमें जो है वो पूरा टेनोर जो है जब तक उनकी गवर्नमेंट रही थी उन्होंने किसी एक भी बंदे को सजाए मौत नहीं दी थी। तो वक्ती तौर पर उस पर बहरहाल कागज़ों के अंदर तो ये था कि पेनल्टी अभी है, लेकिन फिजिकली जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कानून तो मौजूद है तो यूरोपीय यूनियन ये चाहती है कि आप उस कानून को निकाल लें, ख़त्म कर दें डेथ पेनल्टी का जो है। लेकिन अभी तक तो बहरहाल पाकिस्तान जो है उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिकन जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के चूँकि आजकल भाई होते हैं, लिहाजा अगर जो है वो अमेरिकन जो हैं चूँकि हमारे यहाँ से रजीम चेंज का भी उनके ऊपर एक है, तो ये एक हमारा ये जो प्रोग्राम है ये जिस पर हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, यार सारी चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ता है। इसके अलावा हम मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते सिर्फ चार्ट देखने और ये शेयर खरीद ले और ये बेचने, उसका पीछे पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि भाई वो चीज़ जा कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है। सिर्फ महज चार्ट देखने की बुनियाद पर एनालिसिस नहीं होते। मुझसे काफ़ी दोस्त इस बात के हवाले से भी कहते हैं जी आप चार्ट कम डिस्कस करते हैं। और भाई चार्ट जिन चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होना है वो समझने की कोशिश करें, शेयर्स के पीछे ना भागा करें। तो मैं ये जो तफसील सारी तमहीद बांध रहा हूँ ये बताने का मकसद ये है कि अगर अमेरिकन की तरफ से कोई प्रेशर आया, चूँकि आजकल यूक्रेन के मसले की वजह से यूरोपियन और अमेरिकन बहुत ज़्यादा बड़े और छोटे भाई की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए हैं, तो लिहाजा अगर वो उन्होंने उनको आंख करा दी तो शायद ये जीएसपी स्टेटस का मामला भी खटाई में पड़ सकता है। फिलहाल तो बहरहाल गुड़ी काम चल रहा है तो हमें बहरहाल पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन जब तक ये सिलसिला जो है जीएसपी स्टेटस का क्लियर नहीं होता, मेरा ये ख्याल है कि वक्ती तौर पर हमें टेक्सटाइल सेक्टर से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चंद दिनों में तो ये इसका जो है वो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि विजिट जो है वो इज़ नियरली टू कंप्लीट। उसमें सिर्फ चंद बातें हैं, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट के बाद उसकी जो है वो रिकमेंडेशंस आ जाएंगी और बहुत जल्द जो है ये जीएसपी स्टेटस का मामला भी क्लियर हो जाएगा कि आया कि वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए फिर आप अपना फैसला खुद फरमा लीजिएगा। ये दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जिन पर हमने बात करना थी, वो हो गई। अब आगे चलते हैं और जायज़ा लेते हैं आज की कैंडल का। आज की कैंडल जो है, आज से मुराद जुमे वाले दिन की जो कैंडल है कोई ख़ास अच्छी कैंडल नहीं है। अच्छा खासा जो है, क्योंकि इतनी सी तो कैंडल है, तो छोटी सी कैंडल के ऊपर जो है वो अगर हम ये देखें, इस कैंडल के ऊपर छोटी सी कैंडल है तो उसके ऊपर प्रेशर भी तो है, वो कितना को आ जाएगा। तो लिहाजा चूँकि ना होने के बराबर एक्टिविटी है, तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जुमे वाले दिन जो बनने वाली ये जो कैंडल है, ये जिसके ऊपर मैंने दायरा लगा रखा है, बल्कि दायरा तो बहुत सारी कैंडल्स पर लगा हुआ है, ये जो छोटी सी बिल्कुल ये वाली कैंडल है, इसको मेरे ख्याल आप कंसीडर ना ही करें तो बेहतर होगा। और उसके पिछले जितने भी मामलात हैं उनको आप साथ लेकर चलें और अपना एनालिसिस करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए एक वीक, और चीज़ों को देखना चाहिए कि ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है, ताकि फिर आने वाले दिनों में हम जो है वो उसके हवाले से फैसला कर सकें। बैंकिंग सेक्टर अभी भी मेरी नज़र में अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह हाफिज़।